रुद्र जल्दी से दौड़ता हुआ मेघना जिस कमरे में थी उधर चला गया और काजल बस देखती रह गई। उसे ऐसे देखकर राजीव मन ही मन बोलता है, भले ही तुम्हें इस वक्त काजल बुरा लग रहा होगा कि रुक्मणी आंटी ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज आंटी जो भी कर रही हैं या करने की कोशिश कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम रुद्र से प्यार नहीं करती हो, सिर्फ उसे पाना चाहती हो। और ये बात इस वक्त तुम्हें खुद को पता नहीं है, पर मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला दूंगा बहुत जल्द, बोलकर अपने कमरे में चला गया। रुद्र जब मेघना के कमरे में पहुंचा तो मेघना को बेड पर बेहोश पड़े देख बहुत दुखी हो गया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे से मेघना की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में खुद ही बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बुरा बन गया हूँ। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था और मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, पर क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? ये तुम्हें ऐसी हालत में ला दिया जहाँ पर तुम्हारी जान पर बनाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ शुरू से बहुत गलत किया है। ये सोचकर रुद्र अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और जोर से दीवार पर अपने हाथ को दे मारा, जिससे उसके हाथ में बहुत चोट लग गई और उसके हाथों से खून भी बहने लगा। पर उसे इस बात का उससे कोई इल्म नहीं था। वो तो बस अपने किए गए व्यवहार को याद कर पछता रहा था। कुछ देर वो सब सोचने के बाद वो धीरे से मेघना के पास जाकर बैठ गया और उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में उठाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मेघना, और मैंने तुम्हारी बेगम माँ से किया वादा भी नहीं पूरा कर पाया, जो तुम्हारी सेफ्टी को लेकर किया था। पर अब बस, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम जब तक यहाँ पर हो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपना एक दोस्त ना खो सकूं। बोलकर वहीं उसके होश में आने के इंतजार में बैठा रहा और बैठे बैठे वो वहीं सो गया। रुद्र को इतना दुखी देख बाहर खड़ी रुक्मणी राजीव से बोली, आज हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमने ये सोचकर कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं गलत कर दिया, और शायद हमारी गलतियों की वजह से उस बच्ची की आज ये हालत हुई। पर अब जाकर हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि हमने जो भी किया वो गलत नहीं था। बल्कि रुद्र अभी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, पर उनको मेघना की ऐसी हालत देखकर कितनी तकलीफ हो रही है, इससे ही पता चलता है कि मेघना उनके लिए क्या मायने रखती है। जी आंटी, आपने बिल्कुल सही बोला। रुद्र बहुत सीधा, और वो बचपन से ही यही सुनता आया है कि वो और काजल शादी करेंगे। शायद यही वजह है कि वो अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है और उसी को सच मानता है। पर सच्चाई कुछ और ही है। पर आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए आंटी, हम दोनों मिलकर इन दोनों को इस शादी के बारे में इनकी राय जरूर बदलवा देंगे कि ये मजबूरी से भले ही हुई है, पर गलत नहीं है, सही है। हाँ बेटा, हमें आप पर पूरा यकीन है, और ऊपर बैठा उस भगवान पर भी। जब उन्होंने इसे जोड़ा है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाते जाएंगे। चलिए, अब रात भी काफी हो चुकी है, आप भी जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। वैसे भी आज आपने बहुत काम किए हैं, ऊपर से मेघना की तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान भी हो गए। हम भी जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। रुक्मणी की बात में हामी भरते हुए राजीव भी अपने कमरे में सोने चला गया और रुक्मणी भी। पर काजल जो अपने घर में तो थी, पर उसका दिमाग रुद्र पर ही अटका हुआ था। बार बार वो यही सब सोचती रहती थी कि रुद्र कहीं मेघना के पास तो नहीं गया होगा। क्या रुद्र को उससे हमदर्दी हो गई है? क्योंकि आज जब रुद्र को मेघना की तबीयत के बारे में सुनकर उसकी तरफ दौड़ते देखा तो वो उसे बहुत परेशान किए जा रहा था। इसलिए वो रात भर अपने कमरे के बल्ब का स्विच हाथ में लिए उसे ऑन ऑफ करती रही और अंत में थककर सो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर काजल की माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति से बोला, सुनिए जी, मुझे लगता है कि काजल किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसीलिए वो इस वक्त तक जाग रही है। आजकल कुछ चिड़चिड़ी सी भी रहने लगी है। क्या रुद्र से उसकी कोई लड़ाई हुई है क्या? पता नहीं, उस लड़की के दिमाग में भी हमेशा कुछ ना कुछ पकता ही रहता है। मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहता हूँ, तुम ही उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकोगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रुद्र और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा करके एक बार रुक्मणी जी से बात कर लो इस बारे में। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं कल जाकर रुक्मणी जी से बात करती हूँ। अगला दिन बाकी के दिनों की तरह ही आज भी रुक्मणी सुबह जल्दी ही उठ गई और नहाकर पूजा करने मंदिर में आ गई। इस वक्त सिवाय रुक्मणी के
और कोई नहीं जगा था। हाँ, पर मेघना अब धीरे धीरे होश में आ गई थी, और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, खुद का हाथ रुद्र के हाथों में देख हैरान रह गई। और रुद्र नीचे बैठे सो रहा था। उसके चेहरे को देखकर कुछ वक्त के लिए मेघना रुद्र के चेहरे में बिल्कुल ही खो गई, और मन ही मन खुद में बोली, आज शायद पहली बार हम इन्हें ऐसे निश्चिंत से सोते हुए देख रहे हैं। ये सोते वक्त कितने मासूम लगते हैं। वैसे असल में भी तो ये बिल्कुल सीधे हैं, पर पता नहीं आजकल ये हमसे इतना नाराज क्यों रहते हैं। क्या परेशानी है जो ये अंदर ही अंदर चिड़े हुए हैं। अभी मेघना ये सब सोच सोच कर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी रुद्र की भी नींद अचानक से टूट गई, और उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया, वो एकदम से मेघना के चेहरे के करीब पहुंच गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाने से बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगे, और दोनों के चेहरे भी लाल होने लगे। तभी रुद्र जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, और जल्दी से टॉपिक बदलते हुए बोला, तुम्हें होश आ गया? मैं तो डर ही गया था कि जब मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई हो। और क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे लिए व्रत रखने की? माँ को बता भी तो सकती थी कि तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम है। पर नहीं, तुम्हें तो सब करना होता है ना। अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आता हूँ, बोलकर जाने लगा। मेघना रुद्र को ऐसे अपने लिए फिक्र करते देख थोड़ा अचंभित हो गई, और बोल पड़ी, आज आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा सेवा में लगे हुए हैं। क्या बात है? रुद्र जाते जाते रुक गया, और मुड़कर मेघना के पास आकर बोला, मैं जानता हूँ मेघना कि कुछ समय से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, और उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। जबकि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था, पर फिर भी मैं तुम्हें अब क्या ही बोलूँ। अभी तक मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, अब तुम वो सब भूल जाओ। और मैंने अब सोचा है कि जब तक तुम यहाँ पर हो, हम एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, और अच्छी यादें इकट्ठा करेंगे, ताकि जब भी हम इस वक्त को याद करें, दुखी होने की बजाय खुश हो। तो इसलिए जब मैं बीमार था, तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, तो इस बार बारी मेरी है। अब जब तक कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, समझी? तो जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। बोलो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूँ। रुद्र की बात सुनकर मेघना को काफी अच्छा लगा, और वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हुई हूँ जो आप मुझे बाथरूम तक सहारा देकर ले जाएं। बोलकर हंसते हुए बेड पर से नीचे उतर गई। पर जैसे ही उसने जमीन पर अपना पैर रखकर खड़ी हुई, अचानक से उसके सर में चक्कर आने लगे, और वो चकराकर नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी रुद्र दौड़कर उसे पकड़ लेता है, और उसे गिरने नहीं देता है। कुछ देर तक तो दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं, पर फिर रुद्र हंसते हुए बोलता है, शायद अभी किसी ने कहा था कि वो इतनी भी कमजोर नहीं हुई है। पर अभी तो उसे ऐसे मजाक करते देख मेघना भी बेफिक्र अंदाज में बोल पड़ी, अच्छा तो अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे। यह बोलकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, पर फिर उसे याद आ जाता है कि वो क्या कर रही है, और तभी वो झट से मुड़कर रुद्र को देख सॉरी बोलने लगती है। लेकिन तब रुद्र उसे कहता है कि अब वो दोस्त है, तो दोस्ती के बीच में ना ही सॉरी और ना ही थैंक यू होता है। यह सुनकर मेघना और रुद्र दोनों हंसने लगते हैं। आज पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से बात कर खुश थे, और दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताया। ये बात भी सच ही है कि जब तक काजल नहीं आई है, तभी तक रुद्र मेघना के पास है, वरना काजल कोई ना कोई बहाना बनाकर रुद्र को हमेशा मेघना से दूर ही रखती है। काजल की माँ सुबह होते ही रुक्मणी के घर आ गई, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया काजल को वैसे देखकर। इसीलिए उनके मन में काफी सवालों का जमावड़ा था, जिसे वो और रोक नहीं सकती थी। रुक्मणी अभी पूजा कर मंदिर से निकली ही थी, सामने काजल की माँ को देखकर थोड़ा चिंतित होते हुए पूछी, मिसेस खन्ना, आप यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? प्रणाम रुक्मणी जी। हाँ, सब बढ़िया है, पर एक बात है जो मुझे कुछ दिनों से काफी परेशान किए जा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे आकर इस बारे में बात कर लूं। हो सकता है कोई हल निकल आए। परेशानी? अच्छा, आप आइए, पहले बैठिए, हम बैठकर बातें करते हैं। रुक्मणी जी ये बोलकर उन्हें सोफे की तरफ इशारा किया। जी। मिसेस खन्ना ये बोलकर सोफे पर बैठते हुए बोली, अब मेघना कैसी है? सुना कल वो बेहोश हो गई थी। जी, अब वो ठीक है।
हाँ, कमजोरी की वजह से उनका बीपी लो हो गया था। इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। आप बताइए, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? आप तो जानती हैं कि काजल और रुद्र बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल गई। रुक्मणी काजल की माँ के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देखिए मिसेस खन्ना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी भी होने वाली थी। पर जब रुद्र का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त जो मैंने देखा उससे मेरे सोचने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। इसीलिए अब हम ये चाहते हैं कि रुद्र की पत्नी बनने का हक सिर्फ मेघना को ही है, ना कि काजल को। क्योंकि काजल रुद्र से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ उसे पाना चाहती है। आप क्या कहना चाहती हैं रुक्मणी जी? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप काजल को अब पसंद नहीं करती हैं? नहीं मिसेस खन्ना, मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं था कि हम काजल को पसंद नहीं करते हैं। बल्कि हम ये कहना चाह रहे थे कि काजल शुरू से ही यही सुनती आई है कि वो बड़ी होकर रुद्र की पत्नी बनेगी, तो उसने अपने मन में यह बात बिठा ली है। इसीलिए मेघना जब इस घर में बहू बन आई तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन जब रुद्र जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा था, उस वक्त हमें काजल में रुद्र को लेकर जरा सा भी दर्द नहीं दिखा, बल्कि ये सब मेघना में दिखा। वो तब तक भगवान से हर कीमत पर रुद्र की सलामती के लिए प्रार्थना करती रही। पर काजल सिर्फ टाइम से हॉस्पिटल आ जाती और जब थक जाती तो घर चली जाती। तो आप ही बताइए कि क्या काजल के दिल में रुद्र के लिए प्यार है? इसीलिए अब हम चाहते हैं कि किसी तरह मेघना ही रुद्र की पत्नी हमेशा बन जाए, क्योंकि उनकी जोड़ी खुद ऊपर वाले ने बनाया है। और इस बात से काजल को अब गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से काजल घर में भी इतनी चिड़चिड़ी सी रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा रुक्मणी जी। रुद्र और मेघना की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है, तो वो रिश्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मैं तो यह बात काजल को उसी दिन समझाने की कोशिश करी थी, पर आप तो जानती हैं कि वो कितनी जिद्दी है। जब एक बात पकड़ लेती है तो फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उसने जो मेघना के साथ किया है, उसके लिए भी। अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। मिसेस खन्ना को ऐसे गिल्टी फील करते देख रुक्मणी झट से उनके हाथ को पकड़ बोली, अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्या काजल सिर्फ आपकी ही बेटी है? हमने भी उसे बचपन से ही अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया है। अगर वो गलत रास्ते पर जाती है तो हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम मिलकर उसे समझाएं। धन्यवाद रुक्मणी जी, जो आपने हमें समझा। अब कैसे भी करके किसी तरह काजल को यह समझा सकें कि वो रुद्र से प्यार नहीं करती है। तभी जाकर वो रुद्र से शादी करने का जिद को छोड़ पाएगी, वरना वो मेघना को हमेशा परेशान करती रहेगी। मिसेस खन्ना की बात सुनकर रुक्मणी भी हामी भरते हुए बोली, ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। हम काजल को यह बात जरूर समझाने में कामयाब होंगे। आप बैठिए, हम सितारा को कहकर चाय बनवाते हैं। इस पर मिसेस खन्ना झट से खड़ी होती हुई बोली, नहीं नहीं रुक्मणी जी, आप चाय मत बनवाइए। हम अभी घर जाएंगे, क्योंकि काजल भी उठ गई होगी और अगर वो हमें घर में नहीं देखेगी तो यहाँ पर चली आएगी। और हम नहीं चाहते हैं कि सुबह सुबह वो कुछ ऐसा वैसा करे। इस पर रुक्मणी जी उसकी बात मान गई और उन्हें जाने दिया। उनके जाते समय ही अजय अंदर आते हुए उन्हें थोड़ा उदासी सा देखा। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, पर उन्होंने ये पूछना सही नहीं समझा। इसीलिए सिर्फ उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। इस पर मिसेस खन्ना भी उन्हें प्रणाम बोलकर चली गईं। अजय जी अंदर आते हुए रुक्मणी के पास जाकर थोड़ा गंभीर स्वर में पूछे, ये इतनी सुबह सुबह मिसेस खन्ना यहाँ पर क्यों आई थी? उनका चेहरा भी कुछ उतरा सा लग रहा था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप अभी अभी आए ही हैं। आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। फिर आपको सारी की सारी बातें बताते हैं कि आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ। सच में हमने आपको बहुत मिस किया। अगर आप हमारे साथ होते तो हमें कुछ हिम्मत तो जरूर मिल जाती। बोलकर वो जाने लगी। तभी अजय झट से रुक्मणी के हाथ पकड़ते हुए बोले, रुक्मणी जी आप पहले यहाँ बैठिए। हमें चाय नहीं, पहले ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ है जो आप बोलते वक्त भी इतना घबरा गई। आप ऐसी तो नहीं है, आप सब कुछ खुद संभाल सकती हैं। तो फिर बात क्या है? अब हम आपको क्या बताएं, दरअसल हम सच में सब अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और कितनी दफ़ा तो किया भी है।
पर जब बात हमारे बेटे की आती है तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। रुद्र की बात? क्या हुआ उसे? आप साफ साफ बताइए। वो ठीक तो है ना? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। पर जिस दिन आप गए थे उसी के अगले दिन उसका एक बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट हो गया था। हमें तो पता भी नहीं चल पाता अगर मेघना नहीं होती तो उन्होंने ही हमारे रुद्र की जान बचाई है, और उनके लिए बहुत कष्ट भी। रुद्र के एक्सीडेंट वाली बात सुनकर उन्हें बहुत बड़ा झटका सा लग गया, और वो खड़े होते हुए बोले, क्या रुद्र का एक्सीडेंट हो गया था और आपने हमें बताया तक नहीं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम क्या भला आपको बताते? हम तो खुद ही होश में नहीं थे। वो तो मेघना ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया, वरना क्या हो जाता ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम आपको पहले दिन से ही कहते थे ना कि मेघना एक बहुत भली बच्ची है, पर आपने कभी भी हमारी बात नहीं सुनी। हाँ, हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है, और हम मानते हैं कि हमसे मेघना को समझने में बहुत समय लग गया। पर अब हमने उन्हें अपना बहू मान लिया है, और हम अब नहीं चाहते कि ये शादी टूटे। पर इन दोनों को हम कैसे समझाएं ये बात? अजय जी रुक्मणी की बात सुनकर खुशी से बोल उठे, क्या आपने मेघना को अपना बहू मान लिया है? वाह, ये तो सचमुच में बहुत खुशी की बात है। और आज हम आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आज आपने हमारे मन की बात कही है। तो इसका मतलब कि आप शुरू से ही उन्हें अपना बहू बनाना चाहते थे? अजय की तरफ निगाहें करके पूछी। इस पर अजय भी खुशी से बोले, और नहीं तो क्या। हमें तो उसी दिन वो रुद्र की पत्नी के रूप में स्वीकार थी, पर सिर्फ हमारे मानने से ऐसा संभव तो था नहीं, इसलिए हमने कभी भी ये बात आपसे कही नहीं। पर आज जब आपने ये बात कही तो हमें बहुत अच्छा लगा। अजय की खुशी देखकर रुक्मणी थोड़ा उदास होते हुए बोली, पर क्या फायदा हमारे स्वीकार करने से या नहीं? रुद्र तो अभी भी काजल से ही शादी करना चाहता है, और बस अब एक महीना ही बचा है इनके रिश्ते के। तो ऐसे में हम कैसे इन दोनों को इस रिश्ते को ना तोड़ने के लिए समझाएं? रुक्मणी और अजय को ऐसे उदास देख पीछे खड़े राजीव थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलते हुए आया। अरे अंकल, आप आ गए। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। और आप दोनों ये रोमांटिक वाली बातें यहाँ और क्यों कर रहे हैं? कमरे में जाकर कर लीजिए। राजीव के मजाक करने से दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और अजय उठकर राजीव के कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा बच्चों, अब तुम हमें सिखाओगे कि रोमांस कैसे है? इस पर राजीव अपने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी अंकल, प्लीज कान छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। इस पर अजय उसे गले लगा लेते हैं, फिर पूछते हैं, इतने दिनों के बाद तुमको हम सब की याद आई? इस पर झट रुक्मणी ने बोला, वो भी इनको कहाँ, हम ही ने इन्हें यहाँ पर बुलाया है, वरना ये तो हमें भूल ही चुके थे। क्यों राजीव बेटे? वाह आंटी, अंकल के आते ही आपने तुरंत अपनी साइड बदल ली। अभी तक तो आप हमारी साइड थी ना, अब अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। इस पर रुक्मणी उसके पास जाकर हल्के से उसके कंधे पर मारते हुए बोली, पूरी की पूरी नौटंकी हैं आप। चलिए, अब आप चाय पी लीजिए, फिर अपने मिशन पर भी तो लगना है। बोलते हुए हंस पड़ी। अभी सुबह हुई ही थी कि तभी काजल वहां आ गई, और जानबूझकर रुक्मणी के पास जाकर बोली, आंटी रुद्र कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, बताइए ना, मैं खुद चली जाऊंगी। उसे इतनी सुबह सुबह यहाँ पर देखकर कोई भी खुश नहीं था, पर वो उसे कहते भी कैसे, इसलिए राजीव ने झट से बोल दिया, अरे मिस लड़ाकू, तुम भी कमाल की बात पूछती हो, लेकिन इतनी सुबह सुबह रुद्र और कहाँ रहेगा? अपनी बीवी यानी कि भेब्स के साथ है, और कहाँ होगा? ये बात जानबूझकर बोली। राजीव की बात सुनकर सभी को लगा कि काजल फिर गुस्सा करेगी, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे राजीव और बाकी के मन में थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि काजल ने राजीव की बातों का बुरा मानने की जगह उससे हंसते हुए बोली, हाँ तो अच्छा ही है ना, जब तक मेघना इस घर में है तब तक मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि उसके जाने के बाद हम इस पल को याद करें तो उसमें हमें अच्छी यादें मिलें, ना कि सैड। आप सभी यही रुकिए, मैं रुद्र से वहीं जाकर मिल लेती हूँ, और साथ में मेघना की तबीयत भी पूछ लूंगी। बोलकर चली गई। काजल के जाने के बाद राजीव बड़े ही आश्चर्य के साथ रुक्मणी और अजय की तरफ देखते हुए बोला, वहाँ आंटी, आज सूरज किस दिशा से निकला है? तुम इस लड़ाकू बिना लड़े इतनी मीठी बोली बोल रही हैं, और मेघना, ये तो पची नहीं रही है मेरे कानों में। हाँ राजीव बेटा, थोड़ा आश्चर्य तो मुझे भी लग रहा है, पर शायद हो सकता है कि काजल अब धीरे धीरे समझ रही हो बातों को, जो हम उसको समझाना चाह रहे थे। इतने दिनों से
ना ना आंटी, आप इस लड़की को इतना सीधा मत समझिए। मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से भी। जब तक इसका कोई लालच नहीं होता है, तब तक ये किसी से मीठे तरीके से बात करना तो छोड़िए, उसे जवाब भी नहीं देती है। जरूर इसके दिमाग में कुछ तो पक रहा है, जिसकी गंध मुझे आ रही है। और बहुत जल्दी ये पता लगा लूंगा कि ये चाहती क्या है। आप सब परेशान मत होइए। इस पर अजय जी बोले, पर राजीव बेटे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रुक्मणी जी ने जो कहा वो सच हो। काजल को सच में अपनी गलती समझ में आ गई हो। अब जो भी हो अंकल, उसका पता तो मैं बहुत जल्दी लगा लूंगा, क्योंकि अगर वो शेर है तो मैं उससे भी बड़ा शेर हूँ। वो ये बात नहीं जानती है। इधर जब काजल गेस्ट रूम में पहुंची तो अपनी आंखों के सामने रुद्र को मेघना की इतनी केयर करते देख जलमुन गई, और अपनी मुट्ठी को कसकर बांध मन में बोली, तुम्हें जितना भी खुश होना है तुम हो लो लड़की, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। रुद्र की नजरों में तुम्हें गलत तो मैं दिखाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक ही क्यों ना जाना पड़े। फिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाती हुई अंदर आते हुए बोली, अरे रुद्र, तुम यहाँ पर हो? और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मेघना? मेघना नाम सुनते ही रुद्र और मेघना दोनों को बहुत झटका सा लगा, क्योंकि जब से मेघना इस घर में आई थी, तब से काजल के मुंह से एक बार भी उसका नाम नहीं निकला था, सिवाय मिडिल क्लास वाली लड़की छोड़कर। काजल भी ये बात जान रही थी कि ये दोनों उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, इसलिए वो भी जानबूझकर बोली, अब तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या सुनकर आश्चर्य हुआ है, पर अब से मैं मेघना को उसके नाम से ही पुकारूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, और फिर यह सोची कि जब हम साथ में रह ही रहे हैं, तो फिर लड़ाई करने से फायदा क्या है। इससे अच्छा तो यही है ना कि जब तक ये यहाँ पर है, तब तक हम दोस्त बनकर ही रहें। इससे सभी खुश भी रहेंगे। क्यों रुद्र, मैंने सही सोचा ना? रुद्र काजल की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर खुश हो गया, और खुशी से उसके पास जाते हुए बोला, अरे काजल, ये तो तुमने बहुत अच्छी बातें बोली। आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलकर उसके गले से लग गया। काजल ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, और मेघना की तरफ देखती हुई नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाई, और मनी मन बोली, बिल्कुल इसी तरह एक दिन रुद्र मेरी ये बातों से भी सहमत होगा कि तुम्हें इस घर से निकाल दूं। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। रुद्र को इस तरह काजल के गले लगे देख मेघना को पता नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत खराब फील हो रहा था। पर वो इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, और खुद को बार बार यही बोल समझा रही थी कि ये सब सिर्फ एक समझौता है, जो कभी भी सच नहीं हो सकता है। और इसीलिए वो ये भूल फिर से रुद्र की खुशी में खुश हो जाती है। काजल की हर मुंह पर राजीव नजर गड़ाए बैठा था। इस बार भी वो काजल को कमरे के बाहर खड़े होकर देख रहा था, और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो करना क्या चाह रही है, पर अभी तक उसे समझ में नहीं आ पा रहा था। रुद्र और काजल दोनों मेघना को लेकर कमरे से बाहर आए, और रुक्मणी और अजय के पास जाकर उसे बिठाते हुए रुद्र बोला, पापा आप आ गए, कब आए? खुशी से पूछा, और जाकर उनके गले लग गया। रुद्र को बिल्कुल सही सलामत देकर आंखों से खुशी के आंसू छलक गए, और अपने बेटे को गले से लगा बोले, मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, वो भी कम है कि उसने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर उससे अलग होते हुए मेघना के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, और बेटा, हम आपके भी कर्जदार बन गए हैं। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। शायद इस जन्म में तो इसकी कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। अजय की यह बात सुनकर मेघना झट से उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बड़ों का हाथ माफी के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। और रही बात रुद्र जी की जान बचाने की, तो वो मैंने अपना फर्ज निभाया है, ना कि आप सभी पर कोई एहसान किया है। मेघना को सभी से इतना स्नेह मिलते देख सभी खुश थे, सिवाय काजल के। पर सभी के सामने वो भी झूठ मूठ का नाटक कर रही थी कि वो भी काफी खुश है। इन सबके बीच सभी को इकट्ठा पाकर रुक्मणी ने रुद्र और मेघना को करीब लाने के लिए एक बात सोची, और झट से उस पर अमल भी कर दिया। यानी मेरा मतलब है कि रुक्मणी ने सभी के सामने एक बात रखी, हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, और बहुत जल्द मेघना बेटा, आपकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी, और तब तक आप कोई काम नहीं करेंगी, समझी? वैसे रुद्र, हम सोच रहे थे कि जब तक मेघना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती,
तब तक मेघना आपके कमरे में शिफ्ट हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। रुक्मणी के मुंह से यह बात सुन काजल, मेघना और रुद्र तीनों को बहुत बड़ा झटका एक साथ लगा, क्योंकि तीनों में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था और ना ही इस बात से राजी थे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप क्या बोल रही हैं? हाँ माँ, हम अपने कमरे में बिल्कुल ठीक हैं और अब हम ठीक भी महसूस कर रहे हैं। दोनों तो मना करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लिया, पर रुक्मणी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही काजल ने अपना एक अलग ही रूप दिखा दिया और बोल पड़ी। रुद्र, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? आंटी ठीक ही तो बोल रही हैं। वैसे भी मेघना अभी काफी कमजोर है और उसे किसी के सहारे की हर वक्त जरूरत रहेगी। अब इसमें तुम बार बार जाकर तो उसकी हेल्प नहीं करते रहोगे, इसलिए अगर वो तुम्हारे कमरे में कुछ दिन रह जाएगी तो तुम्हें भी उसकी केयर करने में मदद मिल जाएगी। फिर अब 20-22 दिन की ही तो बात है, इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। काजल, ये तुम बोल रही हो पर यह सही नहीं है। मैं और मेघना एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। तभी रुक्मणी जी बोली, बस अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब काजल को कोई प्रॉब्लम नहीं है रुद्र, और वो खुद आपको समझा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं? अब हमने जो कह दिया सो फाइनल है। राजीव, आप मेघना का सामान रुद्र के कमरे में रखवा दीजिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना काजल? थोड़ा उसे देखकर पूछी ताकि उसके मन का हाल समझ पाए। पर काजल कहाँ कम थी, उसने तो इस बार कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए मुस्कुराते हुए रुक्मणी से बोली, नहीं आंटी, इसमें प्रॉब्लम कैसी? मेघना अब मेरी दोस्त है तो मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर रुद्र की भी तो दोस्त है ना, क्यों मेघना? काजल की बात पर मेघना ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे भी बहुत अजीब लग रहा था रुद्र के कमरे में रहना, और वो भी एक साथ दिन और रात। जबकि काजल खुशी से उसे जाने के लिए बोल रही थी, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। पर वो चुप ही रही और अपने सर को रुद्र की तरफ कर देखने लगी, ताकि रुद्र का मन समझ सके कि वो क्या चाह रहा है। और उसे देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे रुक्मणी की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी, पर वो मना भी नहीं कर पाया। रुद्र रुक्मणी की बातों से सहमत तो नहीं था, पर वो माँ को मना नहीं कर सका और इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चला गया, जिससे मेघना समझ गई कि रुद्र जी माँ जी के कमरे वाली बात को लेकर नाराज है, और उसे उसे भी उस कमरे में जाने में झिझक महसूस हो रही थी। पर फिर काजल ने उसे खुद कहा, अरे मेघना, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो, चलो मैं तुम्हें रुद्र के कमरे तक पहुंचा देती हूँ। वैसे भी तुम अभी खुद से नहीं चल सकती हो, काफी कमजोर हो ना, है ना आंटी? नकली मुस्कुराहट के साथ बोली। हाँ मेघना, काजल बिल्कुल सही बोल रही है। अभी आपको जितना हो सके आराम करना चाहिए। जाइए, काजल आपको कमरे तक पहुंचा देंगी। काजल भी मेघना के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से पीछे से पकड़कर लेकर चल पड़ी। लेकिन मेघना के मन में बहुत सारे सवालों का सैलाब उठ रहा था। वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जबरदस्ती रुद्र जी पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। पर ये सब सोचते सोचते मेघना को लेकर काजल रुद्र के कमरे में पहुंच गई, और काजल रुद्र की तरफ देखती हुई बोली, जो कि परेशान होकर अपने बेड पर बैठा हुआ था, अरे रुद्र, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? लो, मैं तुम्हारी पत्नी, आई मीन कि मेघना को तुम्हारे कमरे में ले आई। अब तुम इसका ख्याल रखो। मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। रुद्र काजल की बातों पर कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप काजल की ओर देखता रहा, जैसे कि उसने काजल के साथ बहुत नाइंसाफी कर दी हो। रुद्र को ऐसे खुद को दोषी मानते देख मेघना को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो मनी मन खुद को कोसते हुए बोली, सच में मैं बहुत बुरी हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ उन सबकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आने देती है। जब इस दुनिया में आई तो माँ बाबा के लिए बोझ बनी, तो उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया, और अब जब रुद्र जी की लाइफ में आई तो उनको हर दिन सिर्फ तकलीफ ही मिलती है मेरी वजह से। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनके चेहरे पर कुछ वक्त के लिए ही सही पर खुशी तो आए। ये बहुत अच्छे इंसान है, सभी की खुशी के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, और यही वजह है कि ये हमेशा खुद ही सब कुछ अकेले टॉलरेट करते रहते हैं। काजल वहां से चली जाती है। अब रुद्र और मेघना एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर तक वो तो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते हैं, पर फिर रुद्र थोड़ा आगे बढ़कर बोलता है, देखो मेघना, मैं नहीं चाहता कि माँ के मन में हमारे रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है।
और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, पर मैं तुम्हें एक बात सच सच बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ काजल से प्यार किया है, और शायद मैं हमेशा उसी से प्यार करूँगा। इसलिए हम दोनों के रिश्ते का आगे कोई भविष्य नहीं है। तो क्या तुम मेघना? रुद्र आगे और अभी कुछ बोलता उससे पहले ही झट से अपने बैग को उठाकर बेड पर रखते हुए उससे अपना सारा सामान निकालने लगी। रुद्र ने जब मेघना को सामान निकालते देखा तो वो उसके पास आते हुए बोला, मेघना, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और तुम ये क्या करने लग गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा ना? हाँ रुद्र जी, हम जानते हैं कि आपने हमसे क्या बोला और आप क्या जानना चाहते हैं। हम वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी लाइफ को क्या, हमने अपने लाइफ में यह सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हमारी लाइफ हमें लाकर यहाँ खड़ा कर दी। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए अपने आप को बिल्कुल भी दोषी मत मानिए, क्योंकि मुझे आपकी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब कोई किसी से प्यार करता है तो अगर उसे उसका प्यार ना मिले तो उसकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ आ जाती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप भी अपनी आगे की ज़िंदगी ऐसे बिताएं। रुद्र मेघना की बात सुनकर बोला, बाप रे, तुम कितना लॉजिकल टाइप बातें करती हो। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, और हमारे लिए अब एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों हमेशा एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। और हाँ, जब मेरी और काजल की शादी होगी तब तुम आओगी ना? मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जरूर आऊंगी, अगर आप बुलाएंगे तो, बोलकर हंसने लगी। मेघना की बात पर रुद्र को भी बहुत हंसी आ जाती है और दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। रुद्र वहां से खुशी खुशी चला जाता है। रुद्र को जाते देख पीछे से मेघना मन ही मन बोली, प्लीज भगवान जी, आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और कभी भी आपको कोसा नहीं है। पर आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ भगवान, रुद्र जी की शादी काजल से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में काजल के लिए अच्छा प्यार देखा है और वो तभी अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो शुरू से ही ऐसे ही जीती आई हूँ और आगे भी किसी तरह जी ही लूंगी। पर सच में रुद्र जी का बहुत याद आएगा। इधर काजल अपनी गाड़ी को ड्राइव कर एक कैफे में पहुंची और जाकर एक टेबल पर किसी का वेट करने लगी। कुछ देर के बाद वहां एक काला और तगड़ा आदमी आया और कुर्सी की ओर बैठते हुए काजल को कहता है, मैडम जी, आपने सोच लिया है ना कि आपको ये करना है? बाद में मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और तुम निश्चिंत रहो, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। और हाँ, एक बात तुम भी बहुत अच्छे से समझ लो, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर किसी तीसरे को इसके बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मैडम, आप उसकी फिक्र नहीं कीजिए, मेरी ओर से किसी को इस बारे में पता नहीं लगेगा। बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। लेकिन काजल की हर हरकत पर राजीव अपनी नजर गड़ाए बैठा था, इसलिए वो काजल का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था जहां पर काजल उस आदमी से मिली थी। क्योंकि राजीव दूर से उन दोनों की बात को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं सका कि आखिर वो दोनों बात क्या कर रहे हैं और उस आदमी ने काजल को दिया क्या। और तभी काजल जाने लगी और अचानक से वो राजीव से टकरा गई। राजीव को देखकर एक मिनट के लिए तो उसकी सांसें ही रुक गईं। बेचारा राजीव भी घबरा गया कि कहीं काजल को उस पर शक न हो जाए। तभी वो हड़बड़ाता हुआ बोल पड़ा, अरे मिस लड़ाकू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे घबरा क्यों गई मुझे देखकर? मैं क्यों घबराने लगी? भला वो भी तुम्हें देखकर? तुम कहीं के राजा महाराजा हो क्या जो तुम्हें देखकर घबरा जाऊंगी? वो तो मैं अपने कुछ फ्रेंड से मिलने आई थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रेंड सिर्फ तुम्हारे ही हो सकते हैं क्या? मैं अपने कुछ क्लाइंट से मिलने आया था, बस अभी अभी वो लोग गए हैं तो मैं भी निकल रहा था, तभी तुम टकरा गई। काजल, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ घर, तुम्हें जो करना है करो, बोलकर जाने लगी। तभी उस कैफे के मैनेजर ने जल्दी से उसके पास आकर काजल को रोकते हुए बोला, प्लीज मैम, आप एक मिनट रुक जाइए। आज हमारे कैफे की स्थापना दिवस है, तो हम सभी यहाँ पर आए गेस्ट को फ्री में जूस पिला रहे हैं। प्लीज आप भी पी लीजिए, फिर चले जाइएगा। काजल मैनेजर की बात सुनकर झट से वो ड्रिंक का गिलास उठाते हुए राजीव की तरफ तिरछी निगाहों से देखती हुई बोली, अच्छा किया कि आपने जूस हमें पीने को दे दिया।
वैसे भी हमें इस वक्त इसकी काफी जरूरत है, बोलकर एक झटके में ही उसे पी गई और फिर गिलास रखकर जाने लगी। काजल को जूस पीते देख राजीव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसी ने मैनेजर से झूठ बोलकर काजल को जूस पिलाने को बोला था और उसमें नशीली दवा मिला दी थी, ताकि उसके मन में क्या पक रहा है उसका पता लगा सके। लेकिन राजीव भी इस जाल में फंस गया, क्योंकि जो दवा उसने मैनेजर को काजल के जूस में मिलाने के लिए दी थी, गलती से उस कैफे का स्टाफ दूसरे गिलास में भी डाल दिया था। और जब अपनी प्लान को काम करते देखा, तो राजीव भी खुशी से वहीं वाले गिलास का जूस पी लेता है। कुछ देर तक तो वो नॉर्मल रहता है और काजल को संभालने में लगा रहता है, पर कुछ देर के बाद ही राजीव पर भी उस नशीली दवा का असर होने लगता है और वो भी लड़खड़ाने लगा। अब काजल और राजीव दोनों बिल्कुल नशे में जा चुके थे, इसलिए लड़खड़ाते हुए बहकी बहकी बातें करने लगे। वहीं खड़े मैनेजर ने जब राजीव को उस हालत में देखा तो बिल्कुल हैरान हो गया कि अचानक से राजीव सर को क्या हो गया। कहीं इन्होंने भी तो वो नशीला जूस नहीं पी लिया। अब वो क्या करे, ये सोचकर जल्दी से अपने कुछ स्टाफ को बुलाकर बोला, देखो जब तक इन दोनों को पूरी तरह होश नहीं आ जाए, इन्हें अपने स्टाफ वाले कमरे में जाकर बंद कर दो, वरना ये नशे में कहीं किसी गाड़ी के सामने आ जाए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इससे बेहतर यही है कि दोनों होश में आने तक यहीं पर रहे। मैनेजर की बात सुनकर स्टाफ ने वही किया और दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अब बस ये दोनों हमारे कमरे को साफ रहने दें, कहीं पूरा बिगाड़ ना दें। बोल वहां से चले गए। राजीव और काजल बिल्कुल नशे में थे, इसलिए वहां के मैनेजर ने उन्हें सेफ रखने के लिए अपने स्टाफ के कमरे में ही रखवा दिया, जब तक कि उन दोनों को होश ना आ जाए। जब दोनों को स्टाफ ने कमरे में बंद किया, तो काजल राजीव पर गुस्सा करते हुए बोली। काजल नशे में होने के कारण उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, साथ में उसके पैर भी। ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो आदमी हमें यहाँ जेल में बंद कर दिया और अब मैं घर कैसे जाऊंगी। राजीव काजल की बात सुनकर उसकी ओर हंसते हुए बोला, अरे मिस लड़ाको, ये मुझे तुम दो दो क्यों दिखाई दे रही हो? एक तो तुम बर्दाश्त होती नहीं हो और अब दो दो। बोल हंसने लगा। काजल राजीव की बात को सुनने के बाद बोल पड़ी, अच्छा तुम भी तो दो दो हो? नहीं नहीं, तुम तो मुझे तीन तीन दिखाई दे रहे हो। ये तुम गोल गोल घूम क्यों रहे हो? एक जगह खड़े क्यों नहीं रह सकते? काजल की बातों को सुन राजीव भी लड़खड़ाते हुए उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं एक जगह खड़ा नहीं रह पाता हूँ? मैं तो अपनी जगह ही खड़ा हूँ। तुम हिल रही हो कब से और मुझे बोल रही हो? चूंकि दोनों नशे में थे, तो उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राजीव काजल को हल्का सा चिढ़ा दिया, जिससे काजल उसे मारने के लिए दौड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो नीचे फर्श पर गिरने ही वाली थी कि तभी राजीव उसे बचाने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में खुद भी उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। जब राजीव जमीन पर गिरता है और उसके ऊपर काजल गिरती है, तब दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे में खो जाती हैं और कुछ देर तक वो दोनों उसी एहसास में खो जाते हैं। राजीव अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए काजल के बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कान के पीछे करता है, लेकिन तभी काजल उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तुम्हारी वजह से ही मैं गिर गई। इस पर राजीव भी उसकी बातों का पलट जवाब देते हुए बोला, अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो खुद गिरी हो, ऊपर से मुझे भी गिरा दिया और अब बोल रही हो कि मैंने तुम्हें गिराया। हटो मुझ पर से, बहुत भारी हो तुम। क्या बोला तुमने? मैं बहुत भारी हूँ? अब तो मैं नहीं उठूंगी। अब देखती हूँ कैसे उठाते हो मुझे, चिढ़ती हुई बोली। काजल की बात का राजीव कोई जवाब नहीं देते हुए बोला, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। यह बोल उसने झट से पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को बिना एक मिनट गंवाए अपने होठ रख तेजी से उसे चूमने लगा। इस वक्त ना तो राजीव को पता था कि वो क्या कर गया और ना ही काजल को कुछ होश था। बस वो भी राजीव की छुअन में खोसी गई और उसे कुछ कहने की बजाय उसका साथ देने लगी। कुछ देर वैसे ही किस करने के बाद जब राजीव को लगा कि काजल बिल्कुल शांत है, तो उसने उस पर से हटते हुए देखा तो काजल बेहोश हो चुकी थी। उसे देखकर राजीव भी वहीं उसकी कमर को पकड़ लेट गया और नशे की वजह से गहरी नींद में सो गया। इधर शाम का समय हो गया था और मेघना भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, तो वो खुद ही रसोई में आकर सभी के लिए चाय बना रुक्मणी को देने के लिए चली गई।
माँ जी, आपके लिए शाम की चाय। बोलकर चाय का कप उनकी ओर बढ़ाने लगी। मेघना, आपने चाय क्यों बनाया? सितारा कहाँ है? हमने आपको बोला है ना कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं माँ कि आप हमारी तबीयत को लेकर बहुत सोचती हैं और हमें यह बात सच में बहुत खुशी देती है। लेकिन अब हम इस घर में और कुछ दिनों के लिए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि यह समय हम बस ऐसे ही बैठे बैठे गंवा दें, बल्कि आप सभी की सेवा कर कुछ खुशियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाद में इन लम्हों को याद कर खुश हो सकें। रुक्मणी मेघना की इतनी तकलीफ वाली बात सुन रुक्मणी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले आप ये चाय का ट्रे टेबल पर रखिए और आइए हमारे पास बैठिए। आप ये सब जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, पर क्या आप जानती हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की मर्जी शामिल होती है और उनके बिना इस दुनिया का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। हाँ माँ, हम जानते हैं, पर यह बात आप हमें इस वक्त क्यों बता रही हैं? वो इसीलिए, ताकि आप अपने और रुद्र की शादी को समझ सकें। माँ, ये आप मुझसे क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। मेघना थोड़ा हिचकते हुए पूछी। मेघना, जब आपकी शादी रुद्र से हुई थी और रुद्र ने आपको यहाँ पर लाया था, उस वक्त सच में सबसे ज्यादा नफरत हम ही होंगे जो आपसे करते थे और बस इतना चाहते थे किसी भी तरह से आप हमारे बेटे की लाइफ से चली जाएं। पर जब हमने आपके साथ कुछ वक्त बिताया और जब आपको रुद्र की तबीयत का वैसे ख्याल रखते देखा, तो हमें धीरे धीरे एहसास हो गया कि शायद भगवान जी यही चाहते हैं। इसलिए आप दोनों की मर्जी ना होते हुए भी उन्होंने यह शादी करवा दी और उनकी मर्जी में आज हम भी शामिल हैं। मेघना रुक्मणी जी की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल हैरानी के साथ उनके चेहरे को देखने लगी। इस पर रुक्मणी जी बोलती हैं, हम जानते हैं कि आप हमारी बातों से हैरान हुई हैं, पर सच यही है कि अब हम सभी चाहते हैं कि आप दोनों का यह रिश्ता किसी तरह से भी ना टूटे। मेघना झट से बेड पर से खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, माँ, ये आप क्या सोच रही हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। रुद्र जी अगर ये बात सुन लिए तो बेकार में वो आपसे नाराज हो जाएंगे। आप ये बात तो जानती हैं ना कि वो काजल से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और काजल भी उनसे बहुत प्यार करती है। वो तो इन दोनों के प्यार के बीच में मैं आ गई, वरना आज वो दोनों एक साथ खुश होते। मेघना, आप अभी हमारी बातों को समझ नहीं रही हैं। हमने ये बाल ऐसे ही धूप में नहीं पकाया है, बल्कि इतने सालों का अनुभव है हमें, और हम साफ देख पा रहे हैं कि काजल के दिल में रुद्र के लिए कोई प्यार नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ माना हुआ है कि वो रुद्र से प्यार करती है और अब वो उसकी जिद बन गई है। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज को पाने के लिए जिद करता है, और हमने आपके हाव भाव को महसूस किया है और तभी कह रहे हैं कि आपके दिल में रुद्र के लिए प्यार है, और ये बात हम आपको दावे के साथ बोल रहे हैं। इस पर मेघना बोलती है, माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम भला उनसे क्यों प्यार करेंगे? वो तो बस हम अपना फर्ज निभा रहे हैं जब तक यहाँ पर हैं, और कुछ नहीं। और हमारे दिल में रुद्र जी के लिए सिर्फ इज्जत है, बाकी कोई और फीलिंग्स नहीं है। तब रुक्मणी जी कहती हैं, ठीक है, हम आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे इस बात के लिए, लेकिन हाँ, आपको बहुत जल्दी हमारी बात समझ में आ जाएगी और तब आप हमसे खुद आकर कहेंगे कि आप रुद्र से प्यार करती हैं। रुक्मणी जी की बात सुनकर मेघनाथ से अब रुका नहीं गया और वो झट से ट्रे उठाकर वहां से चली गई और जल्दी से रसोई में जाकर एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है मेघना, वो माँ बस ऐसे ही बोल दी। अगर ऐसा कुछ भी होता तो सबसे पहले ये बात हमें पता चलती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम भला उनसे प्यार करेंगे ही क्यों, जबकि हमें पता है कि वो किसी और के हैं और कुछ दिनों का ही हमारा ये मजबूरी भरा रिश्ता है। लेकिन फिर भी माँ की बात सुनने के बाद हमें उनकी बातों से खुशी क्यों हो रही है? हमें तो बुरा लगना चाहिए कि उन्होंने हम दोनों के बारे में ऐसा सोचा, पर हमें बुरा क्यों नहीं लग रहा है? कहीं उनकी बात कहीं सच तो नहीं है? नहीं नहीं मेघना, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इन बातों को यहीं पर भूल जाओ और चलो अपना काम करो। बोलकर सितारा को आवाज देते हुए बोली, सितारा, आप जाकर ये चाय रुद्र जी को दे देंगी? हमें कुछ और काम है, नहीं तो हम ही ले आते। सितारा भी मेघना से कहती है, जी भाभी, क्यों नहीं, आप दीजिए हमें, हम दे आते हैं और फिर आकर आपके काम में हाथ भी बटा देंगे।
मुस्कुराते हुए वो ट्रे लेकर वहां से रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र भैया, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, वो भी भाभी जी के हाथों का। सितारा की बातों को सुन रुद्र बोल पड़ता है, क्या मेघना ने चाय बनाई है? पर उसे तो आराम करने के लिए बोले थे ना। वो लड़की बिना किसी की नहीं सुनती है। लाओ दे दो, बोलकर चाय ले ली। सितारा के जाने के बाद चाय की एक सिप जैसे ही अपने अंदर डाली, मन खुश हो गया, क्योंकि उसने आज पहली बार मेघना के हाथों की स्वादिष्ट चाय पी थी। हर बार किसी न किसी तरह से वो मेघना द्वारा बनाई गई चाय को नहीं पी पाता था। पर आज जब उसने वो चाय पी तो खुद में ही बोल पड़ा, वाह, ये चाय कितना टेस्टी है। एक सिप में ही लगता है कि मन फ्रेश हो गया। सच में मेघना चाय काफी अच्छी बनाती है। इस चाय के लिए उसे थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। बोलकर वहां से उठकर मेघना को थैंक्स बोलने उसके पास जाने लगा। जब वो रसोई में पहुंचा तो मेघना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर झट से अंदर आते हुए बोल पड़ा, तुमको मतलब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जब तुमसे बोला था कि तुम आराम करोगी, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेघना रुद्र की थोड़ा वैसी बात सुनकर काम करते करते रुक गई और अंदाजा लगाते हुए बोली, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप थोड़ा गुस्सा लग रहे हैं। रुद्र मेघना का चेहरा एकदम से उतरा देख झट से बोल पड़ा, अरे अरे, तुम तो बिल्कुल डर सी गई। मैं क्या तुम्हें कोई सजा देने वाला हूँ? वो तो मैं बस ये बोल रहा था कि अभी तुम कमजोर हो, इसीलिए ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? मेघना रुद्र की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह, तो ये बात है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे यूं खाली बैठने का मन नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, करो, पर थोड़ा अपनी सेहत का भी देख लिया करो, वरना अगर इस बार बेहोश हुई ना, तो मैं फिर से तुम्हारी सेवा नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, सुनो, मैं ये कहने आया था कि चाय बहुत अच्छा बना है। एक सिप में ही मन एकदम फ्रेश हो गया। थैंक यू। चलिए, आपको अच्छी लगी तो फिर मेरा चाय बनाना सफल रहा, बोलकर हंस पड़ी। उसे ऐसे हंसते देख रुद्र उसके चेहरे में खोसा गया और बिना अपनी पलकें झपकाए उसकी तरफ देखता रहा। उसे ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख मेघना बोली, क्या हुआ रुद्र जी, आपको कुछ कहना है क्या? इस पर रुद्र झट से अपनी पलकों को इधर उधर करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं जा ही रहा था, बोलकर वहां से चला गया। रुद्र और मेघना को ऐसे एक साथ बातें करते बाहर खड़ी रुक्मणी देखकर मन ही मन बोली, भले ये दोनों ये बात स्वीकार नहीं कर रहे कि ये दोनों क्या चाहते हैं, पर बहुत जल्द इनके दिल से यही आवाज आएगी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। आज ये बात मैंने इन दोनों की आंखों में देखी है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ये बात इन दोनों को भी समझ में आ जाएगी। बोलते हुए उसे याद आता है कि आज सुबह से ही राजीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं आया है। आखिर वो है कहाँ? इसलिए वो वहां से अपने कमरे में चली गई और अपना फोन बेड पर से उठा राजीव का नंबर डालकर कान पर लगा लेती हैं। जब फुल रिंग बजता है तब भी राजीव इधर से कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे रुक्मणी थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं, आखिर ये लड़का रह कहाँ गया है? बोल कर तो गए थे कि कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, पर अभी तो वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ है। इधर रात हो गई थी, सभी का खाने पीने का समय हो गया था। आज दिन से रात बीत गया था, पर काजल एक बार भी रुद्र के घर नहीं आई थी। ये बात रुद्र को भी थोड़ी अजीब सी लगी और ना ही वो उसका कॉल रिसीव कर रही थी। पर वो ये बात माँ से पूछ उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ये बात रुक्मणी जी से नहीं बोला। पर इस बात से रुक्मणी मन ही मन खुश थी कि इसी बहाने से कम रुद्र मेघना से बात तो कर सकता है। जब सभी अपने अपने कमरे में जाने लगे, उसके बाद मेघना रसोई में खड़ी मन ही मन बड़ी उलझन में थी, क्योंकि आज पहली बार था जब वो रुद्र के कमरे में रात गुजारेगी और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। जाने में उसे बन नहीं रहा था। जब रुक्मणी अपने कमरे में जा रही थी तब उनका ध्यान मेघना पर गया और वो समझ गई कि मेघना क्या सोचकर परेशान हो रही है, और इसीलिए वो अपने कमरे में न जाकर उसके पास आते हुए बोली, मेघना, आप अभी तक यहीं पर खड़ी हैं? क्यों, सोना नहीं है क्या? जाइए अपने कमरे में। मेघना रुक्मणी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, मैं उसी कमरे में कंफर्टेबल थी, मैं वहीं पर जाकर सो जाती हूँ, बोलकर जाने लगी।
अरे अरे रुकिए, ये आप कहाँ चल दी? आप भूल गई क्या? आज से आप रुद्र के कमरे में शिफ्ट हो गई हैं और अब से वो आपका भी कमरा है। तो अब से आप वहीं पर सोएंगी ना? तो फिर ये कहाँ चल दी? माँ, ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है और कुछ नहीं। ये बात हम सभी जानते हैं। तो फिर आप मुझे जबरदस्ती रुद्र जी के कमरे में क्यों भेजना चाहती हैं, जबकि वो भी ये बात मजबूरी में ही माने हैं। उन्हें भी हमारे कमरे में रहने से अनकंफर्टेबल फील होता है। हम वो सब नहीं जानते हैं मेघना। हम बस इतना जानते हैं कि अब से आप रुद्र के कमरे में ही रहेंगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। फिर चाहे आपकी या रुद्र की मर्जी हो या ना हो। अगर हम आप सभी से प्यार से बात करते हैं तो समय पड़ने पर हम गुस्सा भी कर सकते हैं, और आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि हम आपसे नाराज हों या फिर रुद्र से। रुक्मणी जी की बात सुनने के बाद मेघना कुछ न बोल सकी और चुपचाप वहां से चल पड़ी। जब वो रुद्र के कमरे में पहुंची तो रुद्र सोफे पर लेटा हुआ अपनी आंखें बंद किए था। जब मेघना वहां पर गई तो उसकी पायल की आवाज से रुद्र ने अपनी आंख झट से खोल ली और मेघना की तरफ देखते हुए बोला, तुम वहां पर बेड पर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। इस पर मेघना कहती है, प्लीज रुद्र जी, आप मेरी खातिर वहां पर सोएंगे? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप यहाँ पर बेड पर आकर सो जाइए और हम वहां पर सो जाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मेघना, इस वक्त तुम्हें एक अच्छी जगह की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी तबीयत पूरा सही नहीं हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पर सो जाऊँगा। मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तो मैं कितने दिन यहीं पर सोया रह जाता हूँ। रुद्र की बात सुनकर मेघना बेड पर हैरानी से बैठते हुए बोली, क्या आप बेड छोड़कर सोफे पर क्यों सो जाते हैं? क्यों, आपको बेड पर नींद नहीं आती है क्या? थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली। इस पर रुद्र भी सोफे पर उठकर बैठ गया और मेघना को जवाब देते हुए बोला, हाँ सच में, मैं जब काफी रात तक जगे हुए काम करता हूँ तो पता नहीं मुझे कब नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। और जब सुबह नींद टूटती है तो खुद को फर्श पर पड़ा देखता हूँ। यह सुनकर मेघना खुलकर हंस पड़ी और उसको हंसते देख रुद्र भी हंसने लगा। उन दोनों के बीच में बात होते होते काफी रात हो गई और फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। अगली सुबह मेघना बाकी के दिनों की अपेक्षा आज काफी लेट तक सोती रह गई, लेकिन रुद्र अपनी डेली रूटीन के अनुसार सुबह 6 बजे जग गया था। और जब वो उठकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोला तो सामने बेड पर मेघना को एकदम से सिकुड़े हुए अपने हाथों से दोनों पैरों को पकड़े सोते देख उसकी मासूमियत में खो गया और मन ही मन बोला, सोते वक्त ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इतना कुछ हो गया है इसके साथ, उसके बावजूद भी ये हमेशा इसी तरह अपने आप को नॉर्मल दिखाती रहती है। पर मैं जानता हूँ मेघना, तुम्हें भी बहुत दुख होता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चलो, कम से कम कुछ दिनों बाद तुम फ्री से अपनी जिंदगी जी तो सकोगी और अपनी दोस्त और बेगम माँ के साथ खुशी से रहोगी। ये सोचकर उठकर वहां से चला गया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब मेघना की नींद खुली तो सामने रुद्र को न देख झट से बेड से हड़बड़ाकर उठ बैठते हुए बोली, बाप रे, मैं इतना लेट तक कैसे सोती रह गई? लगता है रुद्र जी उठकर बाहर चले गए। अब जल्दी से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, वरना माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। बोलकर उठ बाथरूम में सीधे जा पहुंची और जैसे उसने दरवाजा खोला अंदर गई, सामने रुद्र बिना शर्ट के टॉवल में खड़ा था। यह देखकर मेघना झट से चीख पड़ी और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्र भी मेघना को यूं अपने सामने खड़े देख बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया और जल्दी से खुद को एक कपड़े में लपेट मेघना से बोला, तुम नॉक करके अंदर आ सकती थी ना? बिना नॉक किए अंदर क्यों आ गई? मुझे क्या पता था कि आप अंदर हो? अगर आप अंदर थे तो दरवाजा को लॉक करके जाना चाहिए था ना? मुझे तो लगा कि आप फ्रेश होकर बाहर चले गए होंगे। वो दरवाजा की कुंडी मुझसे नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ऐसे ही फ्रेश हो जाऊं। वैसे भी तुम सोई ही थी। मेघना अपनी आंखों को बंद किए है जल्दी से दरवाजा को अंदाजा लगा खोल बाहर चली गई और बाहर जाकर खुद में ही बड़बड़ाती हुई बोली, बाप रे, मैं भी ना, मुझे एक बार सच में नॉक कर लेना चाहिए था। कैसा लग रहा है? अब मैं उनसे कैसे आंखें मिलाऊंगी? कितना अजीब सा लग रहा है। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरवाजा उन्हीं ने लॉक नहीं किया था। बोलकर जल्दी से बेड पर बैठकर बाथरूम खाली होने का वेट करने लगी। कुछ देर के बाद रुद्र बाथरूम से नॉर्मल टी शर्ट
और ट्रैक पैंट्स पहने निकला और जाकर शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा। उसे बाहर निकले देख मेघना भी जल्दी से बिना रुद्र की तरफ देखे अंदर चली गई, क्योंकि उसे रुद्र से आंख मिलाने में बन नहीं रहा था। एक तो पहले ही इनके बीच कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था, ऊपर से अब ऐसा। यह सब मेघना को काफी अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। इधर रुक्मणी डेली की तरह नहा धोकर मंदिर में पूजा कर हॉल में सोफे पर अजय के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी और अजय पेपर पढ़ रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।